पे एक टीवी की आवाज सुनाई देती है और उन्हें वहाँ पे कुछ गन के साथ साथ दो बच्चे दिखते हैं। तारी नाम की लोकल लड़की और उसका भाई। कोई भी बड़ा आदमी उस रूम में नहीं था और उनको आगे ही एक रूम में ट्रांसमिशन भी मिलता है जिसके थ्रू ये लोग कैंप में सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे उनका पूरा दिन वहीं पे ढल जाता है और पूरे रात के लिए वे लोग उधर ही भयानक लोकेशन पे फंस जाते हैं। डॉक्टर को बार बार एक बात खाई जा रही थी कि शायद इन बच्चों में से किसी ने वो लोहे के टुकड़े वहाँ पे डाले थे, यानी इन बच्चों को उस स्पिरिट के वीकनेस के बारे में कुछ तो पता है। तो मेडिसन उनके लोकल लैंग्वेज में उस बच्चे से पूछने लगती है तो सारी उसे कहती है कि वो जो लोहे के टुकड़े हैं वो उनके पापा ने वहाँ पे डाले थे ताकि वो हम दोनों को प्रोटेक्ट करें। लेकिन ये बैरियर लगाने के वक्त ही उनके ऊपर हमला हुआ और वो गुजर गए हैं। उनका शव उधर ही रखा हुआ था। तो डॉक्टर और मेडिसन सारी के साथ वो शव देखने के लिए जाते हैं। क्लेन को उनके पॉकेट में मसारो नाम के एक जगह का मैप मिलता है। तब सारी कहती है कि ये वही जगह है जब पहली बार अराथ्रेया ने ये जो स्पिरिट है उन्होंने किलिंग शुरू की थी, यानी जो भी कुछ है वो यही से शुरू हुआ होगा। दोस्तों इनको फैक्ट्री में लोहे के कई सारे टुकड़े मिलते हैं जिससे डॉक्टर क्लेन के प्लान के अनुसार ये लोग रात भर अलग अलग वेपन्स बनाते हैं, जैसे कि ग्रेनेड या फिर बॉटल में गन पाउडर एंड ये लोहे के टुकड़े डाल के कुछ वेपन बनाने लगते हैं ताकि जब भी इनका रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो बच सके। और यहाँ पे क्लेन भी उसका जो हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा था उसको एक सर्च लाइट में कन्वर्ट कर देता है जिससे अगर ये फोकस में रहे तो पूरा ग्रुप हेलमेट के सिवा भी अराथ्रेया ने उस स्पिरिट को देख पाएगा। पूरे रात भर इस फैक्ट्री के आसपास या फैक्ट्री के अंदर अराथ्रेया आने की कोशिश करते लेकिन वो आ नहीं पाते उस बैरियर के कारण। मिडनाइट को उनका कांटेक्ट होता है बेस सेंटर से और उन्हें एक लोकेशन पे आने के लिए कहा जाता है जो कि इस फैक्ट्री से हाफ माइल की दूरी पे था। लेकिन दोस्तों वक्त के पहले ही अराथ्रेया ने वो स्पिरिट अंदर आने का कोई तरीका ढूंढता है और एक जगह से सारे अराथ्रेयन के ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी सारी उनको पीछे का एक रास्ता बताती है। डॉक्टर क्लेन के कैमरे के कारण अब सोल्जर बिना हेलमेट के अपने आंखों से उन स्पिरिट को देख सकते थे। उन्होंने जो भी ग्रेनेड बनाए थे उनके थ्रू वे लोग हमला करते हैं जिसके कारण उस स्पिरिट की स्पीड तो कम हो जाती है लेकिन वो पूरी तरीके से मर नहीं पाते। काफी दिक्कतों के बाद ये लोग उस ओपन स्पेस में पहुंच जाते हैं लेकिन अभी तक इनकी रेस्क्यू करने के लिए कोई भी टीम नहीं आई थी, इसलिए वे लोग डर के एक बस में छुप जाते हैं। कुछ ही पलों के बाद वहाँ पे टैंक आता है। टैंक के लोग जब इतने सारे स्पिरिट को एक साथ देखते हैं तब वो सीधा बिल्डिंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इतने बड़े हमले के बावजूद वो सारे स्पिरिट मरते नहीं हैं। इनके पूरे टैंक को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इनका जो टैंक आया था वो भी इनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूजलेस था। कई सारे सोल्जर्स इस हमले में भी मारे जाते हैं। इसी लड़ाई के दरमियान सारी का जो छोटा भाई था वो भी मारा जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ पे एयरलिफ्ट करने के लिए चॉपर आता है लेकिन चॉपर के आसपास इतनी ज्यादा हवा होती है कि अराथ्रेया इनके पास नहीं आ पाते। और तभी क्लेन के पास जो कांच की बोतल थी जिसमें कई सारे लोहे के टुकड़े थे वो सारे बॉटल्स वो उसी समय तोड़ देता है। हवा के कारण वो सारे टुकड़े अराथ्रेया के शरीर पे चले जाते हैं और वो लोग वहाँ पे फिर तड़पने लगते हैं। और ये मौका देख के सब लोग चॉपर में चढ़ के वहाँ से बच के निकल जाते हैं। बेस कैंप पे जाने के बजाय इनका जो चॉपर रहता है वो सिविलियंस के बंकर में चला जाता है क्योंकि अराथ्रेया ने इनके बेस कैंप पे भी हमला कर दिया था। इनके कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं शहर के पूरे सिविलियंस भी वहाँ पे थे, यानी पिछले रात को इन्होंने पूरा हमला कर दिया था शहर में। जो भी बचे कुछ लोग थे वो इस बंकर में आके छुप गए थे। वहाँ पहुंचने के बाद सारी को इमीडिएटली एडमिट किया जाता है। उसके शोल्डर को काफी लगा था इसलिए। लेकिन तभी वहाँ पहुंचने के बाद क्लेन उसे पूछने की कोशिश करता है कि वो बताए कि उसके पिता क्या काम करते थे, उन्हें कैसे पता चला कि लोहे से ये अराथ्रेया दूर रहते हैं। और तभी सारी रिवील करती है कि उसके पिता दरअसल सिरेमिक कंटेनर बनाते थे मज़ाराव इस पावर प्लांट के लिए जहाँ से अराथ्रेया ये स्पिरिट आया है। यानी मज़ाराव में दरअसल एक बहुत बड़ा पावर प्लांट था और शायद यहीं पे कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसके थ्रू ये जो भी क्लोन या जो भी चीज है वो इंसानों के ऊपर हमला कर रही है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जनरल ओरलैंड वहाँ पे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि इनके पास जो हजारों में सोल्जर्स थे वो सारे मारे गए हैं और अब सिर्फ 19 सोल्जर बचे हैं। ये लोग पूरी तरीके से डूम थे क्योंकि अराथ्रेया एक तरीके से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इनको पता नहीं था कि उनका दुश्मन कौन है, कहाँ से आया है। और अब यूएस सोल्जर परेशान होकर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ कि अब यहाँ से कैसे निकले या फिर यहाँ के लोगों को कैसे बचाएं। तो क्लेन सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये चीज क्या है।
ये तो पता चल गया था कि ये कोई भूत या स्पिरिट नहीं है, कुछ साइंटिफिक ही चीज है, मैन मेड चीज है, बट एग्जैक्टली क्या है। और दोस्तों तभी इसी आर्ग्यूमेंट के बीच में क्लेन को क्लिक हो जाता है कि ये चीज क्या है, और यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। क्लेन कहता है कि ये जो भी चीज है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन कैम से दिख रही है, ये दरअसल नेचुरल चीज नहीं है। अरात्रेया जो भी ये स्पिरिट है उसको इंसानों ने ही बनाया है। और वो आगे कहता है कि हमारे एनवायरमेंट में 4 तरह के फॉर्म पाए जाते हैं, यानी लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा। जैसे कि आइसक्रीम टेम्परेचर बढ़ने के कारण लिक्विड में बदल सकता है, या फिर लावा ठंडा होने के बाद पत्थर में बदल जाता है। ये सारी जो चीजें हैं या कन्वर्जन है ये नेचुरल है, लेकिन इनके अलावा और एक 5वां फॉर्म है जो आर्टिफिशियली इंसानों ने बनाया है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स थ्योरी के थ्रू। इस थ्योरी के अनुसार एक ऐसा स्टेट भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पे सेपरेट एटॉम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी -273.15 सेल्सियस पे कूल डाउन किया जाता है। अब इस कूलिंग के कारण एटॉम्स अपना इंडिविजुअल नेचुरल जो फॉर्म रहता है वो खो देते हैं और एक सुपर जायंट पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनका पूरा फॉर्म बदल जाता है और ऐसे ही 5वां फॉर्म बनता है जो एक वेव की तरह होता है। जब एक पानी की बूंद गैस फॉर्म में बदल जाती है वैसे ही कुछ ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसीलिए इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन जी ने 1920 में ये थ्योरी को प्रेडिक्ट किया था, जिसे 1924 में सत्येंद्र नाथ जी बोस इन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक और मैथ्स के इक्वेशन के साथ वापस आइंस्टाइन को एक लेटर लिखा था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर उनका ये लॉजिक सही है तो ये थ्योरी प्लीज जर्मन लैंग्वेज में पेपर्स पब्लिश किए जाए। जब आइंस्टाइन ने उनका ये इक्वेशन एंड लॉजिक देखा तो वो उनको सही लगा, इसीलिए उन्होंने ये पेपर वहाँ की जो भी अथॉरिटी थी वहाँ पे पब्लिश कर दिए। और वैसे ही कुछ समय के बाद की थ्योरी वैलिडेट की गई जो कि सच साबित हुई, इसलिए इस थ्योरी को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहा जाता है। और इसी तरह दुनिया को ऑब्जेक्ट का एक 5th फॉर्म भी मिला। लेकिन दोस्तों ये फॉर्मूला प्रैक्टिकली किसी भी लैब में टेस्ट नहीं किया गया था, क्योंकि इसे टेस्ट करने के लिए जो एनवायरमेंट की जरूरत है जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अचीव करना, ये सारी चीजें शायद उस वक्त में अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए 1995 में 3 साइंटिस्ट एरिक कॉर्नेल, वुल्फगैंग केट्रेल, कार्ल वीमैन, इन 3 MIT के साइंटिस्ट ने अपने लैब में कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स ये एक्सपेरिमेंट साबित किया था प्रैक्टिकली। और इनके इस बड़े अचीवमेंट के लिए इनको 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और दोस्तों इसी तरह हमारे इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र जी बोस इन्होंने आइंस्टाइन से मिलकर ये थ्योरी बनाई थी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अगर एटम्स को कूल डाउन किया जाए ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे तो एक नया 5th फॉर्म बन सकता है जो एक वेव की तरह है। अब बैक टू मूवी। इस थ्योरी के अनुसार 5th फॉर्म से ही अरात्रेया ने इन स्पिरिट को बनाया गया है। ये अपनी पूरी थ्योरी डॉक्टर, मेडिसन एंड बाकी जो भी आर्मी के फोकस है उनके सामने रखता है। तो मेडिसन यहाँ पे पॉइंट ऐड करती है कि तुम शायद सही हो सकते हो, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पहले जो करप्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने रिसर्च के प्रोजेक्ट के लिए काफी फंडिंग दी थी और शायद इनका ये एक्सपेरिमेंट इसी पावर प्लांट में चल रहा था। वो उसके कुछ फोटो भी दिखाती है जहाँ पे पिछले 10 सालों में कई सारे चेंजेस किए गए थे और इस प्लांट में बहुत बड़ा सेंट्रलाइज एनर्जी सिस्टम भी अरेंज किया गया था। तो इनका शक उसी लोकेशन पे चला जाता है। क्लेन आर्मी के सामने एक और सुझाव रखता है कि जितने भी वेपन्स इन्होंने बेस कैंप से लाए हैं उस